पूर्णिमा नाथ जी, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ट्रंप ने कह दिया है कि सबकी नजरें तो आसमान पर टिकी हैं, लेकिन बीच में नीचे आ जाइए, थोड़ा हार्मोन स्ट्रेट की तरफ आ जाइए। अगर भले ही ट्रंप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का एक हम अज्यूम कर लेते हैं, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करना है, हमें टेबल पर लेकर आना है ईरान को, हम बात करना चाहते हैं उससे, लेकिन अगर फॉर 1% ऑल्सो अगर किसी भी तरीके की स्ट्राइक होती है यूएस की तरफ से, हार्मोन स्ट्रेट 20% तेल लगभग, और अगर मेरा नंबर कुछ आगे पीछे होगा तो प्लीज इसको करेक्ट करिएगा, लगभग 20% तेल है जो हार्मोन स्ट्रेट से गुजरता है। अब यह सिर्फ ईरान को या अमेरिका को तो इंपैक्ट करेगा नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, और खास तौर पर इधर हम भी हैं, हम तो लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया जा रहा है 50% का, फिर दूसरी तरफ ट्रेड डील की भी बात हो रही है, बार बार आप कहते नहीं थकते मोदी इज अ गुड फ्रेंड, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि नहीं जी अगर तेल लेना बंद नहीं किया, ये नहीं किया, तो हम फिर और टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। तो फिर इससे तो प्रभावित पूरी दुनिया होगी ना। ट्रंप अपना फायदा अपना नुकसान क्या देखते हैं इसे पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया तो स्थिरता चाहती है, ट्रंप चाहे ना चाहे। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि दुश्मन हो जरूर, लेकिन ट्रंप जैसा दोस्त ना हो। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, आपने सर ने थोड़ी देर पहले डॉनरो डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन की बात बोल रहे थे। मैं तो ये कहूंगी, अगर वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना बैकयार्ड समझते तो फिर मिडल ईस्ट या ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में वो क्या कर रहे हैं? लिटरली बेसिस 800 बेसिस इन 80 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली अमेरिका की है, और जापान इज द टॉप मोस्ट जहाँ पे 120 130 बेसिस की बात करा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर अपने हेमिस्फीयर में इतना कष्ट हो रहा है तो यूएस बेसिस वहाँ पे जो बैठा हुआ है, लिटरली कंट्रोलिंग द entire sea and the routes, the shipping routes, तो उनका वो वहां पे क्यों रहना है? तो मेरे ख्याल से जो जहाँ पे उनका बेसिस है, लिटरली जापान हो, साउथ कोरिया हो, एंड अदर कंट्रीज, दे शुड बी, दे मस्ट बी इन हाई सिक्योर, हाईली अलर्ट मोड राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, ग्रीनलैंड में बेस होने के बावजूद वहां पे उनको खरीदने के लिए बात कर रहे हैं, उनको हड़पने की बात कर रहे हैं। तो जापान को मेरा तो सिंपल क्वेश्चन जापान को है, जस्ट बिकॉज यू हैव ऑल दिस बेसिस, इज योर sovereignty negotiable right now? Is this part of United States territory right now? शुक्र करो इंडिया के अंदर बेसिस नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस करा गया है डिफरेंट पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से। आपका मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है, आपके आर्ट्स इन्फ्लुएंस्ड है, आपके एजुकेशन इन्फ्लुएंस्ड है, आपके लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर। और आपकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज वेरी न्यू सिविलाइजेशन इन जनरल स्पीकिंग। आपकी जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज और इथोस है वो तो किसी के साथ टक्कर नहीं लगाने वाले। जो इंडिया की जब अगर मैं बात करूं भी, इंडिया तो आप समय आ चुका है कि आप 1.5 बिलियन लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग हो, यूथ पॉपुलेशन हो, और लिटरली आपकी एआई जनरेशन हो, आपके पास तो अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप दुनिया के सामने बताए कि आप कौन होते हो हमें डिक्टेट करने वाले। हम करेंगे हमें जो अच्छा है। ये तो बता अब जो दिया हमें कैसे लगेगा, पूर्णिमा नाथ जी, बता दिया वॉशिंगटन में, हम श्योर इसकी चर्चा होती होगी कि भारत ने कैसे बताया। भारत ने बताया बिना किसी प्रेशर में आए अपने विकल्प ढूंढने की, और भारत ने वो दिखाया। और इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील हॉल्ट पर आ गई, बिल्कुल नहीं आई। आप देखिए बार बार किस तरीके के वहां से स्टेटमेंट आते हैं कि नहीं हमारा फॉरएवर फ्रेंड है भारत, लेकिन फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है ना। दिक्कत यह है आलोक साय साहब कि ये कंफ्यूजन भले ही ट्रंप को अच्छा लगता हो, पर ये पूरे वर्ल्ड को अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं? आप प्योर बिजनेसमैन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर बनना चाहते हैं? तो फिर आप बिजनेस करिए, फिर आप राष्ट्रपति के पद पर मत रहिए, फिर आप बिजनेस करिए क्लियरली, ताकि बाकी लोगों की जो जिम्मेदारी है वो उसको निभा पाए ठीक से। मिनट में ये समअप करूंगा अपने इस बात को। ये देखिए, ये बिजनेसमैन है, अमेरिका में एक बिजनेसमैन को लोगों ने वहां राष्ट्रपति बना दिया। उनको डिप्लोमेसी आती नहीं है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वो जानते नहीं है, बोली लैंग्वेज उनको में पले बड़े हैं, वो न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं, न्यूयॉर्क में बड़े बड़े, न्यूयॉर्क का जो मॉब कल्चर है वो भाषा उनमें, उनकी बातचीत में, डिप्लोमेसी में दिखाई दे रही है।
और वो जो न्यूयॉर्क का जो मॉब कल्चर है, वो टेरिटोरियल कैप्चरिंग उनकी एक मानसिकता होती है कि अपने क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र बना के रखना। तो अगर ये डॉनरो डॉक्ट्रिन पर अमल कर रहे हैं, डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है? मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या हुआ था? नेपोलियन वार के बाद जब यूरोपीय देशों ने अब उपनिवेश बनाने शुरू किए तो अमेरिका ने कहा, उसका विरोध किया कि भाई आप अमेरिकन हेमिस्फीयर में मत आइए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इधर मत आइए, आपको दूसरे जगह जो करना है कीजिए, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, आप लेकिन इधर नहीं आइए। तो अब अगर वो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें वो ग्रीनलैंड को भी मान रहा है टेरिटोरियल क्लोजनेस के कारण, तो क्या अमेरिका ताइवान को और जापान को छोड़ देगा चाइना के हवाले फ्यूचर में? बहुत सही उन्होंने कहा, जो हमारी विदेश नीति के एक्सपर्ट अभी एक पैनलिस्ट ने भी बोला। तो ये तो एक खतरे की घंटी है उन सारे देशों के लिए जो विश्व में विभिन्न भागों में है और वो अमेरिका के प्रोटेक्शन के सहारे अभी भरोसे उनके बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मिडिल ईस्ट में उलझना ट्रंप के लिए एक थोड़ी मजबूरी है इजराइल के कारण, लेकिन क्या वो चीन को छोड़ देंगे ताइवान पर जो भी करे? क्या वो जापान को छोड़ देंगे? क्या वो यूरोप के सारे देशों को छोड़ देंगे रशिया के हवाले कि भाई जो करना है करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बस मेरे क्षेत्र को मैं देखूंगा? ये बहुत ही एक कैओटिक सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है विभिन्न राजनीतिज्ञों के सामने, और इसीलिए सभी कोई अब धीरे धीरे सबका मुंह भंग हो रहा है और वो अमेरिका को छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ अपने राजनीतिक और व्यापारिक विकल्प ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ जल्दी से मैं बढ़ूंगी और साथ ही टाइमर रखेंगे, 1 मिनट का टाइमर। शशांक जी, आपके साथ आप, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी चर्चा में कोल्ड वॉर का भी जिक्र हुआ था, उसकी स्ट्रैटेजी का भी जिक्र हुआ था, क्लियरली शो ऑफ फोर्स बिफोर स्ट्राइक दिखती है, लेकिन ट्रंप की भाषा हमेशा से एस्केलेशन फर्स्ट की रहती है, क्या इस केस में वैसा दिखेगा? एस्केलेशन तो हो ही चुका है और अभी हाल में मैंने देखा कि रूस ने भी शायद अपने नागरिकों को वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया है ईरान से, तो इसलिए हालात काफ़ी टेंस बने हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने सब बेसिस को अमेरिका के हवाले कर दिया है ताकि वहाँ से जो भी वो इस्तेमाल करना चाहें ईरान के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, और ईरान के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी बात कर ली है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कि हम कभी ना कभी आपसे बदला लेंगे क्योंकि आप जिस तरीके से हमारे खिलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत इस समय टेंस स्थिति की तरफ जा रहा है और किसी भी समय में जो है इसमें ट्रंप साहब की जो नीति है वो ग्रीनलैंड पे थोड़ा पीछे चले गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पे वो पूरे तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार। गौरी शंकर गुप्ता साहब, 30 सेकंड और आपके लिए बस मैं रख रही हूँ क्विकली, आपका क्लोजिंग कमेंट में लूंगी। भारत की पोजीशनिंग इस पूरी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत के लिए कोई भी अशांति इस रीजन में होगी वो हमारे लिए ठीक नहीं है।